हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। प्रीवियस लेक्चर से हम इस पर बात कर रहे थे अबाउट द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स पॉलिसी और ब्रिटिशर्स रूल ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द एग्रीकल्चरल सेक्टर कि एग्रीकल्चरल सेक्टर की हालत ब्रिटिशर्स से पहले क्या थी और किस तरह से ब्रिटिशर्स की जो डिफरेंट एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी उसने हमारी कंट्री के एग्रीकल्चरल सेक्टर को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। सिस्टमेटिकली उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया। फाइन। इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, दैट इज अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर। वो कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी जिसने हमारी कंट्री के इंडस्ट्रियल सेक्टर को ब्रिटिशर्स पीरियड में कभी डेवलप होने ही नहीं दिया। ये बात हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं दैट इंडियन इकोनॉमी वाज एन एग्रेरियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स से पहले प्री ब्रिटिश रूल में और इवन ब्रिटिशर्स रूल के दौरान जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी ये अपने आप में एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी। और एग्रेरियन इकोनॉमी मींस मेजॉरिटी लोग जो थे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट थे। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि नियर अबाउट 84% पीपल वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब इसमें कुछ लोग तो अपनी मर्जी से उसके ऊपर डिपेंडेंट थे और कुछ लोग ऐसे थे जो मजबूरी में उसके ऊपर डिपेंडेंट थे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं था। ठीक है, दूसरा ऑल्टरनेटिव जो किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है दैट इज व्हाट इंडस्ट्रियल सेक्टर। आपकी कंट्री के अंदर नई नई इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना। देखिए, मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग प्री ब्रिटिशर्स पीरियड, और मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स से पहले हमारी कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ये अपने आप में एक अच्छा डेवलप्ड सेक्टर था। हाँ, ये बात अलग थी कि हमारे यहाँ पर कोई मॉडर्न इंडस्ट्रीज नहीं थी, जस्ट लाइक ब्रिटेन हमारे यहाँ कोई मॉडर्न मशीनरी से काम नहीं होता था। लेकिन हमारे यहाँ पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज घरों में और छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर इस टाइप की इंडस्ट्रीज ऑलरेडी सेटअप थी। और भले ही वो एडवांस मशीन से काम नहीं कर सकते थे लेकिन ट्रेडिशनल वे से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते रहते थे। फाइन। और मैंने इसके अंदर बताया था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था हमारी कंट्री का हैंडीक्राफ्ट। और हमारी कंट्री का हैंडीक्राफ्ट एक वेल नोन हैंडीक्राफ्ट और बहुत ही रेप्यूटेड हैंडीक्राफ्ट था जो वर्ल्ड वाइड फेमस था। और हमारी कंट्री से पूरी दुनिया के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट और क्लॉथ है ये सब पूरा का पूरा पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता था। स्पेशली मैंने आपको बताया था अबाउट द ढाका मुस्लिन। ठीक है, ढाका मुस्लिन क्लॉथ जो था ये पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक अलग ही रेपुटेशन रखता था। ठीक है, इसको हम हिंदी में मलमल बोलते हैं। फाइन। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अपने आप में एक वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री थी। मींस मैं फिर बोल रहा हूं कि यहां पर मॉडर्न मशीनरी से काम नहीं होता था लेकिन ये बहुत ही फाइन जो हैंडीक्राफ्ट होता था, फाइन आर्किटेक्चर का काम था उसके अंदर और बहुत ही अच्छे क्राफ्ट्समैन थे जो एक बहुत ही महीन कारीगरी करते थे और पूरी दुनिया में रेप्यूटेड फैब्रिक एक्चुअली हुआ करता था। ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट अपने आप में बहुत फेमस था। कश्मीर की शॉल से और दूसरे हैं, तो एक हैंडीक्राफ्ट हमारे यहाँ का बहुत फेमस था। फाइन। बिसाइड्स मैंने आपको बताया था कि इसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरीज हुआ करता था। ठीक है, तो जेम्स एंड ज्वेलरीज जो है ये भी अपने आप में फेमस है। हमारे यहाँ ऐसे कारीगर थे जो क्या करते थे, ज्वेलरी मेकिंग का काम करते थे और किसी भी अपना गोल्ड की ज्वेलरी हुई या डायमंड ज्वेलरी तो उसके ऊपर जैसा भी आप उनको डिजाइन दे वो उसको डिजाइन करने के बाद में उसको फाइनल ज्वेलरी बना करके बेचते थे। ठीक, फाइन। अब ब्रिटिशर्स ने आने के बाद में देखिए, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स के आने के टाइम का जो बैकग्राउंड और उनके आने का जो इंटेंशन है वो भी हमें समझना पड़ेगा। मैंने बताया था कि ब्रिटिशर्स 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद हमारे इंडिया के अंदर ऑफिशियली आए। ठीक है, अभी 1750, 1760, 17th सेंचुरी की अगर आप हिस्टोरिकली आप ब्रिटेन की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये वो टाइम है जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ब्रिटेन में बड़ी बड़ी और मॉडर्न इंडस्ट्रीज सेटअप होना स्टार्ट हो गई थी जहां पर हेवी मशीन्स और मॉडर्न मशीन्स, उस जमाने की जो मॉडर्न मशीन्स है उससे काम होना स्टार्ट हो चुका था और बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां पर सेटअप होती जा रही थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ब्रिटेन के पास इंडस्ट्रीज तो थी लेकिन रॉ मटेरियल के लिए उनके पास कोई सोर्स एक्चुअली अवेलेबल नहीं था। और इसी रॉ मटेरियल की सोर्स में वो क्या करते थे, पूरी दुनिया में घूमते थे और जहां उनको मनमाफिक जो सोर्स मिलता था वो उसको अपनी कॉलोनी बनाने का ट्राई करते थे। फाइन। और उनको ये जो सर्च थी रॉ मटेरियल की, सबसे बड़ी सर्च जो थी यहां पर सबसे ज्यादा फायदा मिला उनको इंडिया में, क्योंकि इंडिया रिसोर्सेस के फॉर्म में बहुत ज्यादा डेवलप था। यहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी तो ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई यहां पर हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के लिए बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है।
इसीलिए यही एक रीजन है मींस हमारी ब्रिटिश कॉलोनी बनने के पीछे कि भाई ब्रिटिशर्स को यहां पर इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ज्यादा दिखता था। उन्हें लगता था कि यहां से हम रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडिया के ऊपर वो कंट्रोल नहीं करते, इसको कॉलोनी नहीं बनाते, तो यहां से वो रॉ मटेरियल उनको वही मार्केट रेट के अंदर बिकता जो पूरी दुनिया को मिलता है, वो उन्हीं को मिलता। तो इसीलिए उन्होंने इसको यहां ब्रिटिश कॉलोनी बनाया और उसके बाद कुछ ऐसी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज बनाई जिससे उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन क्योंकि उनको अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से उनको अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना था, तो उन्होंने हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज बनाई। और एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज की वजह से ही हमारे यहाँ का इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये डेवलप नहीं हो पाया। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जाकर के कुछ ना कुछ डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ जब टिस्को और दूसरी कंपनीज यहाँ पर सेटअप होना स्टार्ट हुई। फाइन, तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि भाई हमारा बैकग्राउंड क्या था। हमारा वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी जो धीरे धीरे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे किया वो मैं अभी आपको बताता हूं। और खास उनको यहाँ पर से रॉ मटेरियल की जो सर्च थी वो यहाँ से स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई। अब हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट पॉइंट्स, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं और कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज, एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी जिसने हमारी कंट्री के इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉयट करके रख दिया। हमें 4 to 5 पॉइंट्स में बात करना है अबाउट द स्टेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मींस नई नई इंडस्ट्रीज को लगाना, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग होता है इंडस्ट्रीज को खत्म करना। तो यहां पर लिखा है सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस ऐसा नहीं कि अनजाने में हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज खत्म हो गई या उन्होंने खत्म कर दी। एक्चुअली उनकी बाकायदा सिस्टमैटिक प्लानिंग थी, सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी, और वो चाहते थे कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड है, जैसी भी हैं, भले ही वो ट्रेडिशनल वे में अपना प्रोडक्शन करती हो, उनका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया जाए। मीन जो इंडस्ट्री सेटअप है उनको खत्म कर दिया जाए। तो जो इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, जैसे इंडस्ट्रीज नहीं है और इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, तो उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलेंगे। और जो लगी हुई इंडस्ट्रीज हैं, जो ऑलरेडी सेटअप इंडस्ट्रीज हैं, जब उनको खत्म कर दिया जाएगा सिस्टमेटिकली, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे हमारे यहाँ की जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज थी वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो गई। और ये जो पॉलिसी थी ये 2-fold पॉलिसी थी। और किस तरह 2-fold पॉलिसी ने, अच्छा ये पॉलिसी सिर्फ हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज को खत्म करना ही नहीं था, इस पॉलिसी के अंदर अपना जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था उसको भी, ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था उसको भी सक्सेसफुल बनाना था। अब ये जो 2-fold पॉलिसी इसकी आई, इस पॉलिसी को हम बोलते हैं 2-fold पॉलिसी। मींस एक साथ 2 जगह पर हमारी कंट्री में अटैक किया गया, सिस्टमैटिक अटैक किया गया, जिससे हमारी कंट्री में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। फर्स्ट इसके अंदर था एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, इंडिया टू ब्रिटेन एट लोअर कॉस्ट। ठीक है, पहला तो ये हो गया। और सेकंड ये हो गया इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। ठीक है, देखिए सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को, जब इंडिया को ब्रिटिशर्स कॉलोनी बनाया, तो उन्होंने पहला काम किया, इंडिया को एक्सपोर्टर बनाया। लेकिन याद रखिएगा, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन ओनली। हमारे यहां से क्या किया, उन्होंने रॉ मटेरियल लिया और ब्रिटेन को बेचना स्टार्ट किया एट लेसर कॉस्ट। वो लेसर कॉस्ट क्यों, वो मैं सेकंड पॉइंट के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यहां से हमारे यहां पर उन्होंने रॉ मटेरियल लिया। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि उन्होंने फूड क्रॉप से, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ऐसी थी कि हमारे यहाँ के जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनको फूड क्रॉप से किस में डाइवर्ट कर दिया, कैश क्रॉप में डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने कहा फूड क्रॉप से ज्यादा हम आपको इंसेंटिव कैश क्रॉप के अंदर देंगे। तो हमारे यहाँ के जो पीजेंट्स थे वो फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में डाइवर्ट हो गए। इस वजह से बहुत सारे फेमाइन्स भी आए, बट अभी फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब कैश क्रॉप में डाइवर्ट करने के पीछे रीजन क्या था कि उनको अपनी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी। जैसे मैंने आपको बताया था, कॉटन एक रॉ मटेरियल है। कॉटन क्या होता है भाई, कॉटन यहां पर ज्यादा से ज्यादा उगेगा तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में वहां पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर, या मैं कहूं जो क्लॉथ मेकिंग, गारमेंट मेकिंग इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज होगा। उसके अलावा टी ली उन्होंने, कॉफी, और मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट थी इसमें इंडिगो। ठीक है, इंडिगो से क्या होता है, क्लॉथ डाइंग के काम में आता है, मींस कपड़ा रंगने के काम में आता था। ठीक है, तो इंडिगो की वो प्रोडक्शन करवाते थे। ठीक,
तो इसके ऊपर उन्होंने कंसंट्रेट किया और इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल बना दिया। मींस अब यहां से जो भी कैश क्रॉप उगती उस कैश क्रॉप को ब्रिटिशर्स ही बाय करते और ब्रिटिशर्स बाय करने के बाद में अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते। ठीक है, मींस इंडिया को एक्सपोर्टर बनाया, लेकिन एक्सपोर्टर को बनाने के पीछे भी उनका प्योर इंटेंशन अपने कंट्री की डेवलपमेंट थी, ब्रिटेन का डेवलपमेंट है। ठीक है, चलिए जी, तो यहां से रॉ मटेरियल सस्ते भाव से ब्रिटिशर्स के पास जाने लगा। अब ये जो रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स के पास गया ब्रिटेन में, ठीक है, और ब्रिटेन में इसको यूज करके उन्होंने क्या बनाया, फिनिश्ड गुड्स। जैसे मैं कहूं कि भाई कॉटन को यूज किया और उससे क्या बनाया, उन्होंने फैब्रिक बनाया, कॉटन का फैब्रिक। अब इस कॉटन के फैब्रिक को बेचने के लिए कोई मार्केट भी तो चाहिए ना, तो मार्केट प्लेस भी इंडिया को ही बनाया गया। उन्होंने यही फैब्रिक को इंडिया के अंदर बेचा और इंडिया अगर दूसरी किसी कंट्री से इस फैब्रिक को इंपोर्ट करता तो कंपैरेटिवली महंगा पड़ता। तो ये हमारा टू फोल्ड की पॉलिसीज थी जिसने हमारी कंट्री में एक सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कर दिया। क्या, सबसे पहले तो हमारे यहां से रॉ मटेरियल उगवाया उन्होंने फूड क्रॉप से, हमारे पीजेंट्स को कैश क्रॉप पे लेकर आए और वो रॉ मटेरियल जो बना उसको उठाकर सस्ते भाव में ब्रिटेन अपनी कंट्री में लेकर गए और वहां पर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के फॉर्म में उनको पहुंचाया गया, रिसोर्सेस अवेलेबल करवाए। फिर वहां से जो उस रॉ मटेरियल से जो भी फिनिश्ड गुड्स बना, वो फिनिश्ड गुड्स के लिए मार्केट प्लेस भी तैयार करनी थी और इंडिया से अच्छी मार्केट प्लेस हो नहीं सकती थी, तो उन्होंने इंडिया को अपने यहाँ की प्रोडक्ट का मार्केट प्लेस भी कंपैरेटिवली बनाया। ठीक है, तो ये हमारा टू फोल्ड एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, जिसने हमारी कंट्री में सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हमने क्यों उन्हीं को रॉ मटेरियल बेचा? भाई पीजेंट्स तो इंडिपेंडेंट थे, पीजेंट्स तो फ्री थे कि वो ब्रिटिशर्स को गुड्स ना बेचते हुए, ब्रिटिशर्स को अपना रॉ मटेरियल ना बेचते हुए किसी और कंट्री के लोगों को बेचते, हमारे यहाँ के लोगों को ही बेचते। तो एक्चुअली क्या था, देखिए इंडिया जो था ये ब्रिटिश कॉलोनी बन चुका था। मींस यहाँ पर जो पॉलिसीज थी वो पॉलिसीज अब ब्रिटिशर्स की चलना स्टार्ट हो गई थी। तो ब्रिटिशर्स ने दो डिफरेंट पॉलिसीज बनाई, एक्सपोर्ट के लिए और इंपोर्ट के लिए। एक्चुअली क्या था कि अगर हम इंडिया से देखिए, इंडिया से मतलब जो भी हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो यहां से अगर आप किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करो और ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करो तो इसमें बहुत डिफरेंस है। इसके लिए उन्होंने एक टैरिफ पॉलिसी बनाई। टैरिफ पॉलिसी मींस अगर आप ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करते हैं तो यहां पर आपको कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्चुअली पे नहीं करना पड़ेगी, नो एक्सपोर्ट ड्यूटी इज पेएबल। लेकिन अगर इंडिया को किसी और दूसरी कंट्री को भेजना है, जैसे अगर मान लें कोई भी मिडिल ईस्ट की कंट्री है या ईरान है या दूसरी कोई कंट्रीज है, इस जगह पर या कहीं पर भी अगर आप कोई गुड्स को अगर एक्सपोर्ट करना है, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना है, तो दे यूज्ड टू इंपोज वेरी हेवी ड्यूटी। यहां पर हेवी ड्यूटी इंपोज करने की वजह से प्रोडक्ट अल्टीमेटली महंगा हो जाता है। जैसे अगर हम मान लें कि अगर 100 रुपीज का कॉटन है, अगर वो ब्रिटेन को भेजेंगे तो वो ड्यूटी फ्री गुड्स भेजते थे, मींस उसके ऊपर कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी अप्लाई नहीं होती थी। तो यहां पर 100 का गुड्स 100 रुपए में ही जाता था। लेकिन अगर आपको उसको किसी और दूसरी कंट्री को बेचना है तो आप बेच दो, लेकिन वहां पर उन्होंने बहुत हेवी टैरिफ लगा रखा था। लेट्स सपोज उन्होंने कहा कि भाई 50% इसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, तो ये गुड्स जो था 100 का कितने में बिकेगा, 150 रुपीस के अंदर बिकेगा। तो भाई हमारे यहाँ का जब गुड्स महंगा होगा तो नेचुरली हमारे यहाँ से लोग क्या करेंगे, गुड्स को खरीदना कम कर देंगे। और आज भी देखिए कि भाई गवर्नमेंट को किसी चीज के एक्सपोर्ट के ऊपर अगर कंट्रोल करना है तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है। जिस भी काम गवर्नमेंट जो टैक्स है और टैरिफ है, ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है टू कंट्रोल यूज ऑफ एनी स्पेसिफिक कमोडिटी। होता क्या है कि अगर उनको जो भी चीज को कंट्रोल करना है उसके ऊपर वो टैक्स बढ़ा देंगे। किसी भी चीज को अगर उसका कंजम्पशन बढ़ाना है तो उसके ऊपर टैक्स कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। टैक्स बढ़ाने से वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर महंगा हो जाता है और मार्केट में महंगा होने की वजह से उसका कंजम्पशन कम हो जाता है और टैक्स कम करने की वजह से प्रोडक्ट अल्टीमेटली सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो पहला ये कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट जो था वो सिर्फ ब्रिटेन को था, किसी दूसरी कंट्रीज को एक्चुअली नहीं था। इसी तरह से सेकंड जो मैंने क्या कहा, टू फोल्ड, सेकंड फोल्ड क्या था कि भाई ये जो फैब्रिक था, इस फैब्रिक को जो कॉटन से फैब्रिक बना, ये फैब्रिक इंडिया, अगर ब्रिटेन से इंडिया आएगा तो वो फिर से क्या हो जाएगा, ड्यूटी फ्री हो जाएगा। और अगर दूसरी कंट्री से आप इंडिया में लेते हो तो यहां पर हेवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे। फिर वही बात आ गई। अब देखिए इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर 100 रुपए का कपड़ा ब्रिटेन से आएगा तो 100 रुपीज का ही पड़ेगा और यहां से आएगा तो लेट्स सपोज 150-160 रुपीज का पड़ेगा। अब मैं और आप कोई भी हो, ठीक है, तो हम तो क्या होगा, हमेशा सस्ते की तरफ जाएंगे। तो दूसरी बात ये हुई कि भाई यहां पर दूसरी पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की, भाई इंपोर्ट ड्यूटी और हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटी अडॉप्ट की।
टैरिफ पॉलिसी की वजह से जो भी गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट होता ब्रिटेन के लिए उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगती। दूसरी जगह अगर आप उसको एक्सपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर बहुत ही हेवी ड्यूटी चार्ज होती थी। फाइन। इसी तरह से अगर आप इंपोर्ट करते, ब्रिटेन से कोई कपड़ा इंपोर्ट करते, तो वहां से कपड़ा इंपोर्ट होने की वहां पर भी ड्यूटी फ्री कपड़ा इंपोर्ट होता था, और दूसरी कंट्री से अगर आप इंपोर्ट करते तो वहां पर हेवी ड्यूटी चार्ज करते थे। तो सस्ता दिया जाता था और महंगा और सस्ता लिया जाता था। फाइन। तो इस वजह से क्या हुआ कि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के लिए गढ़ मिल गया, वहां से रॉ मटेरियल को लेना उनके लिए ईजी हो गया, और उनके लिए एक मार्केट प्लेस का क्रिएशन हो गया कि भाई किस तरह से वो मार्केट भी तो चाहिए ना, इतनी सारी आप इंडस्ट्रीज लगा के रखी आपने और वहां पर प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करो तो कोई तो खरीदने वाला होना, तो उनको एक मार्केट प्लेस के फॉर्म में इंडिया जैसा एक सब कॉन्टिनेंट भी अल्टीमेटली मिल गया। अब ये जो टू फोल्ड पॉलिसी थी, इसका इंपैक्ट कैसे पड़ा सीधे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के ऊपर पड़ा, डायरेक्टली हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पे। हमारे यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी ये ट्रेडिशनल वे में प्रोडक्शन करती थी। ठीक है। अब पहली बात ये हुई कि जो कॉटन था और जो दूसरा रॉ मटेरियल था, वो सारा रॉ मटेरियल कहां भेजा जाने लगा? ब्रिटेन में भेजा जाने लगा। तो पहली बात, इन इंडस्ट्रीज के लिए, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, इनके लिए लैक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है। वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा पैसा देकर हमसे परचेस कर लेते थे। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया। तो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के ऊपर फर्स्ट अटैक क्या हुआ कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल सारा ब्रिटेन जाने लगा, तो उनको हमारी कंट्री, हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी, उनको अब रॉ मटेरियल नहीं मिलता था। दूसरी बात, यहां से जो कपड़ा बनकर हमारे इंडिया में आता था, इंडिया को उन्होंने मार्केट प्लेस बनाया था, मैंने बताया, वो कपड़ा कंपैरेटिवली, क्योंकि वो मशीन के ऊपर बना हुआ होता था, इसलिए कंपैरेटिवली इंडियन गुड से क्या होता, चीपर होता था। ठीक है, पहली बात। दूसरा, उसकी एक क्वालिटी, गुड क्वालिटी होती थी और कंसिस्टेंट क्वालिटी होती थी। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जो भी चीज हैंडक्राफ्टेड होती है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। ठीक है, भले ही आप उसको बोलोगे भी हैंडक्राफ्टेड आइटम है, महंगी बिक रही है, लेकिन आपको ये बात मानना पड़ेगी कि उसमें कंसिस्टेंसी, क्वालिटी में कंसिस्टेंसी नहीं होती। अगर आप हैंड से, हाथ से अगर स्टिचिंग करेंगे तो उस स्टिच के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, लेकिन मशीन से किए गए प्रोडक्शन के अंदर कंसिस्टेंसी होती है। दूसरा, मशीन से बनाया गया जो प्रोडक्ट होता है वो कंपैरेटिवली चीपर होता है। अब देखिए, जो ब्रिटेन से आया हुआ गुड्स था वो कंपैरेटिवली हमारे इंडियन प्रोड्यूस गुड्स से चीपर था। तो अब कौन यहां पर इंडियन प्रोड्यूस गुड्स कंपैरेटिवली महंगा है? मान लीजिए अगर आप कोई भी एक फैब्रिक लेने गए और इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट से बना हुआ, जो यहाँ की जो कंपनीज इंडस्ट्री से बना हुआ है, ये मान लीजिए 50 रुपीज पर मीटर है, और जो ब्रिटेन से आया वो मान लीजिए 30 रुपीज पर मीटर बिक रहा है। तो नेचुरली बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर हम किसके ऊपर लेंगे? हम ये वाला लेना स्टार्ट करेंगे। पहली बात होगी। अच्छा, दूसरी बात ये मैंने आपको बताया, जैसे आज ही के हम सिनेरियो के अंदर देख लें कि चाइना एक ऐसा मार्केट, एक ऐसी कंट्री है जिसने वर्ल्ड वाइड अपने, चाइना को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ द कंट्री, मींस हमारे यहाँ की मतलब पूरी फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की एक फैक्ट्री है जहां पर मेजॉरिटी चीजें उन्होंने इंडस्ट्रीज में अपने आप को बहुत डेवलप किया। अब कोई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो चाइना में बनते हैं, चाइना में बनने के बाद में इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, उनके ऊपर ड्यूटी लगती है, और इंडिया में आने के बाद भी कंपैरेटिवली वो इंडियन प्रोडक्ट से सस्ते बिकते हैं। तो नेचुरली फिर क्या होता है, कंज्यूमर सस्ता होने की वजह से वो चाइनीज प्रोडक्ट को परचेस करना स्टार्ट कर देता है और इंडियन प्रोडक्ट को छोड़ देता है। तो इससे क्या होता है, इंडियन इंडस्ट्रीज का डीके होने लगता है, वो इंडियन प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर नहीं सेल होते। तो बस सेम टू सेम पॉलिसीज उस टाइम ब्रिटिशर्स की थी। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल परचेस करते, रॉ मटेरियल वहां जाता, वहां से गुड्स प्रोड्यूस होता, और हमारे इंडियन मार्केट प्लेस के अंदर वो कंपैरेटिवली हमारे प्रोडक्ट से ही सस्ता बेचते। तो इस तरह से हमारी कंट्री का जो ये हैंडीक्राफ्ट था, ये हैंडीक्राफ्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। अच्छा, दूसरी बात एक और, कि जैसे जैसे ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में स्प्रेड होते गए, फैलते गए, तो हमारे यहां पर ब्रिटिशर्स का ट्रेडिशन फॉलो होने लगा। जो लोग पहले धोती कुर्ता या कुर्ता पाजामा पहनते थे, वो बाद में उन्होंने ट्राउजर और शर्ट के अंदर आने लगे ब्रिटिशर्स को देख देख कर। तो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस तो होता है। देखिए, आज अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजों में वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किए हुए हैं। तो इसी तरह से उस टाइम पर भी वेस्टर्न कल्चर आने स्टार्ट हो गया, और जो वेस्टर्न कल्चर को सूटेबल फैब्रिक हुआ करता था वो कौन प्रोवाइड करता था? ब्रिटिशर्स ही अल्टीमेटली प्रोवाइड करते थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड नहीं कर पाती थी। तो इससे ये हुआ, इस पॉलिसी की वजह से, कि स्लोली हमारे यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो स्लोली खत्म हो गई। और खत्म होने के साथ साथ जो कारीगरी थी, जो क्राफ्टमैनशिप थी, जो लोग उसमें एक्सपर्ट थे, वो एक्सपर्टनेस भी लोगों की क्या हो गई, खत्म हो गई। स्लोली सब खत्म हो गई।
और इस वजह से हमारे यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सब की सब बंद हो गई और वो लोग जो उसके अंदर एक्सपर्ट थे वो लोग भी खत्म हो गए। अच्छा, इसका एक और इंपैक्ट हुआ, मैं आपको बताऊं। हैंडीक्राफ्ट से जब बंदा गया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हुई, तो उसके पास करने के लिए कौन सा काम बचता था? सिर्फ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इस वजह से हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर और ज्यादा बर्डन बढ़ गया, क्योंकि अगर हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया, इंडस्ट्रीज बंद होंगी, तो बंदा कहीं ना कहीं पर जाएगा ही जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि कोविड के बाद में जब जो मजदूर थे जो शहरों में काम करते, गांव से आने वाले, वो उन लोगों को काम मिलना बंद हो गया, तो वो माइग्रेट हो गए वापस अपने विलेजेस की तरफ। ठीक है, तो विलेजेस की तरफ माइग्रेट हो गए, तो वहां पर जो ये अपना मनरेगा के अंदर काम मांगने वालों की डिमांड बढ़ गई। मनरेगा में एक्चुअली रूरल डिमांड के अंदर भाई जो उन लोगों को वहां काम नहीं मिल रहा था, तो वापस किस में चले गए? वो अपने गांव में चले गए। गांव में जाकर काम ढूंढा, वहां नहीं था, तो फिर मनरेगा के अंदर क्या हुआ? लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी, जो काम मांगने वालों की डिमांड जो ज्यादा बढ़ गई थी और उसके अंदर वर्कर ज्यादा बढ़ गए। बस इसी तरह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जो लोग आए उनका इंपैक्ट सीधे किसके ऊपर हुआ? एग्रीकल्चर पर। और एग्रीकल्चर की हालत तो पहले ही ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली खराब कर चुके हैं। इसमें सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। ठीक है, कैपिटल गुड्स, देखिए आपने पढ़ रखा इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है, वहां पर गुड्स वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा। एक होता है इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स मींस वो गुड्स जो इंडस्ट्रीज के लिए लगता है। उसके अंदर दो टाइप की गुड्स होती है, कैपिटल गुड्स और इन्वेंट्री। ठीक है, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जो फिक्स्ड एसेट, जो एसेट जो हम क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट जो बिजनेस के अंदर यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन। और फिक्स्ड एसेट को हम आसान जबान में बोले तो क्या? मशीनरी। ठीक है, तो जो मशीनरी बेसिकली हम यूज करते हैं, वो मशीनरी की हमारे यहां पर इंडस्ट्रीज नहीं थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। और अगर हमको हमारे यहां अगर किसी बंदे ने सोच भी लिया, अगर मान लीजिए किसी के पास पैसा, उसने सोचा कि मैं कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करता हूं, तो नेचुरली अगर आपको एक मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्ट करना है, तो यू नीड मॉडर्न मशीनरी टू स्टार्ट द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। अभी मॉडर्न मशीनरी बनाने की फैक्ट्रीज हमारे यहां पर नहीं थी, और अल्टीमेटली हमको डिपेंडेंट किसके ऊपर होना पड़ता था? फिर से वही बात, हमें दुनिया के दूसरे मुल्कों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था। अब दूसरे मुल्कों में ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इंडिया के लिए। एक तो ब्रिटेन इटसेल्फ, ठीक है, और दूसरा क्या था? जो अदर कंट्रीज होती थी। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटेन से और अदर कंट्रीज से जो हेवी मशीन्स लाई थी, उसके ऊपर फिर क्या लगती थी? बहुत हेवी इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। और वो हेवी इंपोर्ट ड्यूटी लगने की वजह से वो मशीनरी हमें बहुत ज्यादा महंगी अल्टीमेटली पड़ने लगी। और महंगी पड़ने की वजह से हमारे यहाँ पर किसी भी बंदे की हिम्मत नहीं हो पाती थी कि भाई वो क्या करे, मॉडर्न इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करे। तो सबसे बड़ा एक दूसरा पॉइंट जो था जिसने हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर को बर्बाद करके रखा, मींस उसको डेवलप नहीं होने दिया, वो ये था कि लैक ऑफ कैपिटल गुड्स। मींस कैपिटल गुड्स मींस हमारे यहाँ जो बनाने के लिए जो मशीन्स अल्टीमेटली चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो मशीन्स हमारे पास होती नहीं थी। और हम जब बाहर से इसको इंपोर्ट करते थे तो उसके ऊपर टैरिफ पॉलिसी बहुत खतरनाक थी और बहुत ज्यादा हेवी टैरिफ उसके ऊपर लगता था, जिससे वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। इसमें थर्ड पॉइंट है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई। इंडस्ट्रीज डेवलप ना होने के पीछे एक तो टू फोल्ड पॉलिसी थी, सिस्टमेटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन था, और दूसरा लैक ऑफ कैपिटल गुड्स था। इस वजह से जो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, किसका? इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में था, ये बहुत ही लो था। और लो होने की वजह से अगर किसी सेक्टर के अंदर ऑलरेडी इतना लो कंट्रीब्यूशन चलता है, तो लोग वहां पर अल्टीमेटली ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होते। और दूसरी बात कि इकोनॉमिकली ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के लोगों को बहुत ज्यादा तोड़ दिया था, और जब उनके पास कैपिटल होगी नहीं, तो फिर वो किस तरह से मॉडर्न इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा लैक ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। लैक ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसके पीछे एक रीजन क्या था, ये लैक ऑफ कैपिटल गुड्स था। ठीक है, कैपिटल गुड्स ना होने की वजह से हमारे यहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्रीज एक्चुअली सेटअप नहीं थी। हाँ, धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स ये 18th सेंचुरी जब हमारी फिनिश होने लगी, तो उस टाइम हमारे यहाँ पर कुछ कुछ इंडस्ट्रीज डेवलप होना स्टार्ट हुई थी, स्पेशली किसमें? वही हमारे हैंडीक्राफ्ट्स में और फैब्रिक के अंदर। तो हैंडीक्राफ्ट्स और फैब्रिक के अंदर जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप होने स्टार्ट हुई, वो एक तो स्टार्ट हुई नियर महाराष्ट्र और गुजरात रीजन के अंदर। महाराष्ट्र और गुजरात रीजन के अंदर जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी, ये किसके हाथ में थी? इनके ओनर कौन थे? इंडियंस ही थे। मींस ये इंडियंस ही इनको चलाते थे। यहां पर कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप होना स्टार्ट हो गई स्लोली स्लोली। ठीक है, ये एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में, सॉरी एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी स्टार्ट होने से पहले। और उसके अलावा जो बंगाल प्रोविंस के अंदर भी इसका जो काम था हैंडीक्राफ्ट का, ये ज्यादा होने लगा। लेकिन यहां पर
जो इंडस्ट्रीज थी यहाँ पर सारे फॉरेनर्स उसके ओनर्स थे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि भाई इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई थी वो इस बंगाल प्रोविंस के थ्रू ही हुई थी। तो बंगाल प्रोविंस के ऊपर उनका अच्छा खासा कब्जा था और यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर वो कौन कंडक्ट करते थे, ब्रिटिशर्स ही कंडक्ट करते थे। और यहाँ पर जो गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास जो इंडस्ट्रीज थी वो इंडियंस एक्चुअली ऑपरेट करते थे। इसके अलावा जो हमारे मॉडर्न इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट हुआ ये 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हुआ। 1907 में टाटा ने टिस्को नाम की कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट किया और यहां से फिर हमारे यहां पर मॉडर्न इंडस्ट्रीज की स्टार्टिंग होना स्टार्ट हुई। अब ये 1907 वो साल है जिसके 40 ईयर्स के बाद तो ब्रिटिशर्स हमारे यहां से जा ही चुके थे और नियर अबाउट 150 ईयर्स तक वो ऑलरेडी रूल कर चुके थे। मींस मेजॉरिटी पार्ट जो था उनका रूलिंग का वो तो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज, मॉडर्न इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। स्लोली जब वो जाने लगे तो लास्ट के 50-60 इयर्स के अंदर मॉडर्न इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। मैंने आपसे कहा कि भाई यहाँ पर ये कॉटन इंडस्ट्रीज थी जो किसके हाथ में थी, ये यहाँ पर जो महाराष्ट्र और गुजरात में जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी वो इनके हाथ में थी और बंगाल के अंदर जूट इंडस्ट्रीज थी वो फॉरेनर कंडक्ट करते थे। और उसके बाद 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो टाटा है, टिस्को नाम की कंपनी हमारे यहाँ पर एस्टैब्लिश हुई, जो आज भी हम टाटा लिमिटेड की बहुत सारी चीजें देखते हैं वो 1907 के अंदर एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट हुई। यहां जाकर के मॉडर्न इंडस्ट्रीज एक्चुअली स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके बाद में फिर एक पॉइंट होता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अच्छा, ये एक पॉइंट है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जैसे आज इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी कंट्री के अंदर दो टाइप के सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर 1952 1991 के अंदर आएगा कि हमारी कंट्री ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया। उसके अंदर कुछ जो सेक्टर्स थे वो प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में रखे और कुछ जो ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनका पब्लिक वेलफेयर से रिलेशन था वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी। मींस पब्लिक सेक्टर के अंदर या पब्लिक इंडस्ट्रीज के नाम से चलाया इसको। फाइन। ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने कभी भी कोई इंटरेस्ट एक्चुअली नहीं लिया कि हमारे यहां पर कुछ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। मैंने आपको बताया कि उनका मोटिव सिर्फ क्या था, अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना और अपने यहां पर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। वो इंटरेस्टेड भी नहीं थे कि भाई इंडिया के अंदर कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। तो वहां पर कोई पब्लिक सेक्टर का काम ही नहीं था। मैंने कहा कि इतनी बुरी तरह से एक्सप्लॉइटेशन कर दिया था कि लोगों के पास कैपिटल बची नहीं थी। अब जब कैपिटल बची नहीं तो वो किस तरह से इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करते। तो एक जैसे यहां पर आज हम इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर है तो जहां पर नहीं पैसा बचता तो गवर्नमेंट उसके अंदर पैसा लगाती है। तो वहां पर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी तरह से इंटरेस्टेड नहीं थी कि यहां पर इंडस्ट्रीज के अंदर, मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अंदर पैसा लगाया जाए, क्योंकि अगर वो यहां पर पैसा लगा देते तो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए कॉम्पिटिटर्स खड़े हो जाते और उनको सर्वाइव करना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल था, हमारे पास वर्क फोर्स था, हमारे पास लेबर थे, तो यहां पर हम कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा काम करके दे सकते थे। तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर का रोल जो था वो बहुत लिमिटेड कर दिया, बहुत ही कम जगहों पर पब्लिक सेक्टर का यूज एक्चुअली वो करते हैं। फाइन। तो ये हमारे पॉइंट्स थे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत बताते थे और ब्रिटिशर्स की पॉलिसी बताते थे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर का, उनकी पॉलिसीज ने इंडस्ट्रियल सेक्टर का सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और सिस्टमेटिक एक्सप्लॉइटेशन किया। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, सारे के सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's कॉमर्स अकेडमी। थैंक यू।